डियर स्टूडेंट, पूर्ति जिसको आपूर्ति भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सप्लाई। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन या तो लॉन्ग में या तो शॉर्ट में जरूर आता है। हालांकि ये वाला टॉपिक बड़ा लंबा है, इसमें कई सारी चीजें हैं जो हमें अलग से पढ़नी होती है। पूर्ति क्या है, पूर्ति की लोच के बारे में पढ़ना होता है, पूर्ति का नियम है, पूर्ति में परिवर्तन, सब चीज के बारे में पढ़ना है। तो डिटेल से एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको पूर्ति की लोच से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछा जाता है, उसका लैंग्वेज क्या होता है। बने रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पूर्ति की, पूर्ति इसका मतलब होता है सप्लाई। हालांकि ध्यान में रखिएगा, पूर्ति को कहीं कहीं आपूर्ति भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? आपूर्ति। तो क्या है पूर्ति? सप्लाई किसे कहते हैं? पूर्ति का मतलब होता है किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक विक्रेता उसकी विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए क्या रहता है? तैयार रहता है। ठीक है, मतलब होता है पूर्ति क्या है? पूर्ति वास्तव में वस्तु की एक मात्रा होती है जहां पर विक्रेता उसको क्या चाहता है? बेचने के लिए तैयार होता है अलग अलग कीमतों पर। और प्रत्येक विक्रेता क्या चाहता है? प्रत्येक विक्रेता चाहता है कि वस्तु की कीमत, ठीक है ना, जब अधिक होगा, वस्तु की कीमत जब अधिक होगा तभी ही उसकी अधिक मात्रा बेची जाएगी। ठीक है ना, इसका मतलब होता है बस विक्रेता, क्योंकि विक्रेता का मेन ऑब्जेक्ट होता है लाभ कमाना, और नॉर्मली लाभ उसको तभी प्राप्त हो सकता है जब वस्तु को ज्यादा दाम पे बेचे, क्योंकि कम से कम दाम पे बेचने जाएगा तो घाटा होगा। घाटे में कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। तो वस्तु की कीमत जैसे ही बढ़ेगा वो चाहता है चलो बेच दो, अब इसमें लाभ ज्यादा। इसका मतलब वस्तु की बढ़ती कीमत पर पूर्ति की मात्रा भी धीरे 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 बढ़ती हुई चली जाती है। तो यहां पर आगे हमें समझना होता है पूर्ति के प्रकार। क्या चीज? पूर्ति के प्रकार। अगर पूर्ति को समझे, पूर्ति दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत पूर्ति। क्या चीज? व्यक्तिगत पूर्ति। और दूसरा होता है बाजार पूर्ति। बाजार पूर्ति। तो अगर हम व्यक्तिगत पूर्ति की बात करते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति का मतलब होता है बाजार के केवल एक विक्रेता की पूर्ति। केवल एक विक्रेता की बात करते हैं कि केवल एक विक्रेता वस्तु, किसी भी वस्तु की कितनी मात्रा बेचेगा उसकी अलग अलग कीमतों पर। तो एक विक्रेता वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितनी भी मात्रा बेचने के लिए तैयार रहता है तो उसको उसकी क्या व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि बाजार में क्या होता है? एक से अधिक विक्रेता होते हैं। कैसे में करें? सभी विक्रेताओं की क्या चीज? पूर्ति का योग। सभी विक्रेताओं की पूर्ति का योग होता है बाजार पूर्ति। बाजार में जितने भी विक्रेता मौजूद होते हैं, जितने भी सेलर मौजूद होते हैं, सब लोग मिलकर जितने भी वस्तु की क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, उस क्वांटिटी का टोटल होता है बाजार पूर्ति। जब इतना पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर एक टर्म और आ जाता है कि पूर्ति से पूर्ति तालिका, क्योंकि समझना होता है हमें पूर्ति तालिका को। पूर्ति तालिका कहें या फिर पूर्ति सारणी कहे, एक ही चीज है। ठीक है, या फिर पूर्ति सूची के नाम से भी जाना जाता है, सप्लाई शेड्यूल बोला जाता है। क्या है ये? वस्तु की वह तालिका जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी बेची गई मात्रा को क्या करे? प्रदर्शित करे। एक ऐसी तालिका जहां पर वस्तु की विभिन्न मात्रा को प्रदर्शित करने वाली तालिका को हम पूर्ति तालिका के नाम से जानते हैं। मतलब एक ऐसा तालिका जहां पर वस्तु की कीमत हो और वस्तु की पूर्ति की मात्रा, जैसे वस्तु की कीमत 2 बेचा जा रहा है 10 यूनिट, वस्तु की कीमत बढ़े तो बेचा जाएगा 20 यूनिट, वस्तु की कीमत और बढ़े तो बेचेगा ज्यादा यूनिट। तो इस प्रकार जो तालिका बनती है कीमत और वस्तु की पूर्ति की मात्रा को, उसको पूर्ति तालिका के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि पूर्ति ही दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत और बाजार, तो ऐसे में जो पूर्ति तालिका है, पूर्ति सारणी है, उसको भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। तो दोनों प्रकार को हमें समझना जरूरी है यहां पर।
ठीक है। पूर्ति तालिका के प्रकार कौन कौन सा है? एक है व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और दूसरा क्या है? बाजार पूर्ति तालिका। बाजार पूर्ति तालिका, व्यक्तिगत और बाजार। ठीक है। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका मतलब होता है एक विक्रेता द्वारा बेची गई विभिन्न कीमतों पर मात्रा को दर्शाने वाली तालिका। मतलब जहां पर एक ही विक्रेता होते हैं, मान लो एक बाजार में एक ही विक्रेता है। कौन है? एक ही विक्रेता है, विक्रेता एक्स। वो वस्तु की अलग अलग कीमतों पर, वस्तु की कीमतें और यहाँ पर उसकी मात्रा को दर्शाया जाता है। तो ये जो तालिका बन के तैयार होगा, ठीक है, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी बेची जाने मात्रा। जैसे वस्तु की कीमत 10 है तो बेची जाने वाली है 2 यूनिट। वस्तु की कीमत 20 बेची जाने वाली है इसकी 4 यूनिट। वस्तु की कीमत है 30 बेची जा रही है इसकी 6 यूनिट। मतलब जहां पर कीमतों पर उसकी मात्रा को दर्शाया जाता है ना, तो उसको पूर्ति तालिका के नाम से जानते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति का। वहीं पर बाजार पूर्ति तालिका मतलब होता है बाजार में उपलब्ध सभी विक्रेताओं के पूर्ति को दर्शाने वाली तालिका। मतलब एक बाजार में जितने भी विक्रेता होते हैं उन सभी विक्रेताओं की पूर्ति को दर्शाने वाली तालिका। हम मानते हैं बाजार में 2 विक्रेता है, एक्स और वाई। ठीक है, 2 विक्रेता है तो यहाँ पर है वस्तु की कीमत, ठीक है, ये है विक्रेता एक्स और ये है विक्रेता वाई, दोनों को मिला के बनता है बाजार पूर्ति। क्या हो गया यहाँ पर? बाजार पूर्ति मतलब एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु की कीमत होगी 10, 20, 30, 40। एक्स खरीद रहा है 2, 4, 6, 8 और वाई खरीद रहा है 5, 10, 15, 20। दोनों को टोटल कर देंगे तो बनता है बाजार पूर्ति। तो इस प्रकार से बाजार पूर्ति वक्र बन के तैयार होता है हमारे पास। तो कितना हो गया? 5 2 7, 10 2 14, ये हो गया 21 और ये हो गया 28। इसको बोलेंगे बाजार पूर्ति तालिका। ठीक है, समझ में आ गया? तालिका बनके जब तैयार होता है तो तालिका को चित्र के रूप में दर्शाना होता है। तालिका को किस में दर्शाना होता है? चित्र के रूप में दर्शाना होता है। तो वहां से बनता है पूर्ति वक्र। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद पूर्ति वक्र। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पूर्ति वक्र पढ़ते हैं आगे। तो चलिए यहां पर क्या हो गया? पूर्ति वक्र। ठीक है, पूर्ति वक्र का मतलब होता है पूर्ति तालिका का चित्रमय रूप। ठीक है ना? पूर्ति तालिका को अगर चित्र के रूप में दर्शाते हैं तो उसे पूर्ति वक्र कहते हैं। तो यहां पर भी 2 प्रकार का पूर्ति वक्र बनता है। एक होता है बाजार पूर्ति वक्र, ठीक है, और दूसरा होता है क्या चीज? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। ठीक है, मतलब जब एक विक्रेता के पूर्ति को वक्र के रूप में, जब एक विक्रेता की पूर्ति को वक्र के रूप में दर्शाता है, और ये नॉर्मली इस प्रकार से होता है, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है इस तरह से। वस्तु की कीमत पर ये होगी पूर्ति की मात्रा, वस्तु की कीमत बढ़ने पर ये होगी पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पूर्ति वक्र। इसी प्रकार से जब बाजार पूर्ति वक्र की बात करते हैं, बाजार में उपलब्ध सभी विक्रेताओं की पूर्ति मात्रा को दर्शाने वाला वक्र। ठीक है, जब जो वो वक्र जो बाजार में उपस्थित सभी विक्रेताओं की पूर्ति को दर्शाए उसको बाजार पूर्ति वक्र होता है। वो कुछ इस प्रकार से होता है बाजार पूर्ति वक्र। वस्तु की कीमत, पूर्ति की मात्रा। वस्तु की कीमत बढ़ गई तो यहाँ पर हो गई पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो गई, तो इसको बोलते हैं बाजार पूर्ति वक्र। ये हो गया, दोनों एक ही जैसा है, बस ये है कि यहाँ पर क्वांटिटी कम होता है एक ही विक्रेता का, यहाँ पर एक से ज्यादा विक्रेताओं को एक साथ दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। पूर्ति के
निर्धारक या कहे पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पूर्ति के निर्धारक या पूर्ति को कौन कौन सी चीज है, मतलब एक विक्रेता जब वस्तु की, ये नहीं कि ये देखता है कि वस्तु की कीमत की ज्यादा होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर एक विक्रेता को सामान को बेचने से पहले देखना पड़ता है। तो वो सारी चीजें जहां पर एक विक्रेता ध्यान रखता है बेचने से पहले, उसको पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक या पूर्ति को निर्धारक कारक के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या है, सबसे पहला है वस्तु की कीमत। सिंपल है, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वो पूर्ति ज्यादा करेगा, वस्तु की कीमत घटेगी तो पूर्ति को कम करेगा। दूसरा, उत्पादन साधनों की कीमतें। उत्पादन के लिए जितने भी साधन हैं उनकी कीमतें। देखिए ध्यान रखिए, वस्तु को उत्पादन करने वाले साधनों की कीमतें अगर बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है जो उत्पादन करने की लागत है वो बढ़ जाएगी। लागत में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है लाभ कम हो जाएगा, लाभ कम हो जाएगा तो वो उत्पादन कम बढ़ेगा, मतलब पूर्ति कम हो जाएगी। तो यहाँ पर साधनों की कीमत। नेक्स्ट है उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन। अगर उत्पादन की तकनीक नवीन हो तो उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, और पुरानी हो तो उत्पादन की मात्रा घट जाएगी। इसके अलावा सरकार की नीतियां, उत्पादन को बहुत ज्यादा सरकार की नीतियां अगर उत्पादन को बढ़ाने वाली है मात्रा बढ़ जाएगी, घटाने वाली है तो उधर है। इसके अलावा सरकार की नीतियों में क्या आ जाता है, उसमें कर नीति भी आ जाता है, जैसे कर नीति हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भविष्य में वस्तु की कीमतें, भविष्य में वस्तु की कीमतें, अगर उत्पादक को लगता है भविष्य में वस्तु की कीमतें बढ़ने वाली है तो वर्तमान में उत्पादन कम कर देगा या बेचना कम कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वस्तु की। या फिर नेक्स्ट है फर्मों की संख्या। फर्मों की संख्या, बाजार में जितने ज्यादा फर्म होंगे उत्पादन उतना ही ज्यादा होगा, फर्म जितने कम होंगे उत्पादन भी उतना ही कम होगा। तो ये सब चीजें जो है वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। इतना जानने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें जानना है वो है पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मार्शल, पूर्ति का नियम क्या कहता है? पूर्ति का नियम क्या कहता है, अगर अन्य कारक क्या रहे, स्थिर रहे, अन्य कारक स्थिर हो, अन्य कारक मतलब वस्तु की कीमत को छोड़ के बाकी सभी कारक, अगर अन्य कारक स्थिर रहे तो वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या होगी, पूर्ति में वृद्धि होगी, तथा वस्तु की कीमत में कमी से क्या होगी, पूर्ति में कमी होगी। मतलब साफ है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति की मात्रा में कैसा संबंध होता है, धनात्मक। यूं क्या है, कैसा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब वस्तु की कीमत 10 है तो पूर्ति की मात्रा होगी कितनी, 20 यूनिट। वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो पूर्ति की मात्रा भी हमारी बढ़ जाएगी, तो दोनों में धनात्मक संबंध होता है। तो इसी कारण से जो पूर्ति वक्र होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, इस प्रकार से। तो यह पूर्ति वक्र, वस्तु की कीमत कम है यहाँ पर है, वस्तु की पूर्ति की मात्रा यहाँ पर है। वस्तु की कीमत बढ़ गई देखो यहाँ पर, ठीक है, तो पूर्ति की मात्रा में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसी को बोलेंगे धनात्मक संबंध का होना, क्योंकि दोनों में एक साथ वृद्धि होती है, दोनों में कमी होती है। तो ये पूर्ति का नियम होता है नॉर्मली। क्या पूर्ति का नियम हर जगह लागू होता है? नहीं, कुछ जगह लागू नहीं होता है, जिसको पूर्ति के नियम के अपवाद कहते हैं। जैसे वो वस्तुएं जो शीघ्र नष्ट हो जाती है, जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों में वस्तु की कीमतों का वेट बढ़ने का वेट नहीं कर सकते, ना सब्जियां खराब हो जाएगी। ठीक है, दूध के बने आइटम, हम दूध की कीमत बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें उसी कीमत पर बेचना ही पड़ेगा वरना दूध खराब हो जाएगा। ठीक है, कृषि की वस्तुएं, जो खेती के यंत्र है, खेती का सामान है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, उसको भी बढ़ती कीमत पर नहीं बेचा जाता, सरकार चाहती है उसका रेट कम रहे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, उसकी कीमत बढ़ने का इंतजार नहीं किया जा सकता।
इतना पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है पूर्ति में परिवर्तन। क्योंकि मैंने अभी कहा वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, तो ऐसे में पूर्ति में परिवर्तन होता है, तो पूर्ति में परिवर्तन दो कारक से होता है, दो प्रकार से होता है। पूर्ति में परिवर्तन का पहला कारक है जब केवल क्या हो, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो। जब केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, मतलब ये हुआ कि अन्य कारक स्थिर रहे। क्या रहे? अन्य कारक स्थिर हो, अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए कीमत के अलावा। दूसरा होता है अन्य कारकों में क्या हो, परिवर्तन हो और वस्तु की कीमत स्थिर है। वस्तु की कीमत क्या हो, स्थिर हो। दो कारक होता है, एक तो कीमत में परिवर्तन से और दूसरा वस्तु के अन्य कारक। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति को बोलते हैं पूर्ति वक्र का संचलन। पूर्ति वक्र का संचलन मतलब पूर्ति वक्र एक ही रहता है, बस वक्र आगे और पीछे की ओर संचलित करता है। लेकिन अगर अन्य कारकों में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में पूर्ति वक्र अपनी जगह से खिसक होता है, इसको बोलते हैं पूर्ति वक्र का खिसकाव। पूर्ति वक्र का खिसकाव। तो ऐसे में जो पूर्ति वक्र का संचलन होता है वो दो प्रकार से होता है। कैसे होता है? पूर्ति का विस्तार और दूसरा होता है पूर्ति में कमी, सॉरी पूर्ति का संकुचन। ठीक है। और जब पूर्ति के खिसकाव की बात होती है तो ये भी दो प्रकार से होता है। एक होता है पूर्ति में वृद्धि और दूसरा होता है पूर्ति में कमी। तो इसको समझना है। ठीक है। तो पूर्ति में परिवर्तन की कितनी स्थितियां होंगी? दो। एक कीमत में परिवर्तन कारण, एक कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन कारण। चलो इनको जरा डिटेल से पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इसको इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। तो सबसे पहला है अगर कीमत में परिवर्तन हो तो कीमत में परिवर्तन से क्या होता है? पूर्ति वक्र का संचलन होता है। पूर्ति वक्र का संचलन होता है। ये तब होता है जब अन्य कारक स्थिर है। तो पूर्ति का संचलन दो प्रकार से होता है। एक है पूर्ति में विस्तार, ठीक है। दूसरा होता है पूर्ति में संकुचन। क्या चीज? संकुचन मतलब कम होना। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पूर्ति में विस्तार कैसे होता है, अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जबकि अन्य कारक क्या हो? स्थिर हो, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की क्या होती है? पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है। पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत के बढ़ने से पूर्ति की मात्रा ही बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल यह है वस्तु की कीमत और यह है पूर्ति की मात्रा। ठीक है। वस्तु की कीमत पहले 10 है और पूर्ति कर रहे थे हम 20 यूनिट। वस्तु की कीमत बढ़ के 15 रुपये होगी तो पूर्ति कर रहे हैं अब 30 यूनिट। तो इस स्थिति को, ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्ति में विस्तार कहते हैं। समझिए यहां पर तो ये है, ठीक है, पूर्ति वक्र। जब वस्तु की कीमत 10 है ये वाला, तो यूनिट कितना है? 20 यूनिट। ये वाला क्वांटिटी ये 20, ये कीमत, वस्तु की कीमत कितना है? 10, यूनिट कितना है? 20 यूनिट। वस्तु की कीमत बढ़ के कितनी होगी? 15 यहां पर हो गई और वस्तु की पूर्ति की मात्रा बढ़ के यहां आ गई। ठीक है। तो इस स्थिति को होता है पूर्ति में विस्तार, क्योंकि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए से बढ़ के ये कहां गया? पॉइंट बी पर हो गया। इस स्थिति को बोलते हैं पूर्ति का विस्तार। लेकिन यदि हम कह रहे यदि अन्य कारक क्या हो? स्थिर हो, केवल क्या हो? केवल वस्तु की कीमत में कमी हो, तो ऐसी स्थिति में पूर्ति मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और पूर्ति की मात्रा कम होने से पूर्ति का संकुचन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वस्तु की कीमत और यहां पर होते हैं पूर्ति की
मात्रा। वस्तु की कीमत 10, 10 से होगी, सॉरी 15, 15 से होगी 10, तो ये 30 से कम होगी, कितनी होगी 20। तो वस्तु की कीमत की कम होने से पूर्ति की मात्रा में कमी हो जाती है। ऐसे में जो पूर्ति वक्र बनता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यह है वस्तु की कीमत पुराने वाली और यह है इसकी बिक्री की मात्रा यहाँ पर। अब वस्तु की कीमत में कमी हो रही है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे में देखिए पूर्ति की मात्रा में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं पूर्ति का संकुचन, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से ए से पॉइंट बी यहाँ बन रहा है, ये नीचे क्यों जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पूर्ति का संकुचन। इसी तरह से समझ में आ गया, ये पॉइंट है। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति होती है पूर्ति वक्र का खिसकाव। क्या ये, पूर्ति वक्र का खिसकाव। जब पूर्ति वक्र का खिसकाव होता है ना, ये इसकी भी दो स्थितियां होती हैं। एक है पूर्ति में कमी, डिक्रीज इन सप्लाई। दूसरा होता है पूर्ति में वृद्धि, ठीक है। जब पूर्ति में वृद्धि कब होता है, पूर्ति में वृद्धि होता है यदि वस्तु की कीमत स्थिर हो तथा अन्य कारकों में कैसा परिवर्तन होना चाहिए, धनात्मक। अन्य कारकों में धनात्मक परिवर्तन हो और उससे पूर्ति क्या हो जाती है, पूर्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कैसे, जैसे तकनीक में परिवर्तन होता है, क्या होता है, एडवांस तकनीक, नई तकनीक आ जाती है, ठीक है। तकनीक परिवर्तन होता है, तकनीक कौन सी हो जाती है, नई होती है। टैक्स में क्या हो, कमी हो जाती है। तो ऐसे में उत्पादन लागत कम हो जाती है और वस्तु की कीमत, अगर जब वस्तु की कीमत जितनी है पहले, ठीक है, तो वस्तु की कीमत पहले 10 है तो 20 यूनिट, अब भी 10 ही है तब भी 30 यूनिट, क्योंकि उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्ति की मात्रा पहले यहां पर है, ये वस्तु की कीमत, पूर्ति की मात्रा, अब केवल और केवल तकनीक में परिवर्तन से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ये वाली मात्रा हो जाती है। ऐसे में नया वक्र इस प्रकार से बनेगा, सप्लाई कर्व, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पूर्ति में वृद्धि होना। पूर्ति वक्र अपनी जगह छोड़ के आगे की ओर खिसक जाता है। वहीं पर अगर पूर्ति में कमी की बात करते हैं, वस्तु की कीमत क्या हो, स्थिर हो, कोई परिवर्तन नहीं होता है और अन्य कारकों में कैसा परिवर्तन हो, नकारात्मक परिवर्तन हो, मतलब उत्पादन के मुफीद नकारात्मक परिवर्तन हो, ठीक है। तो उस स्थिति में पूर्ति में कमी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्पादन के साधनों की कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, या फिर टैक्स बढ़ जाए, ठीक है। उस स्थिति में उत्पादन में कमी आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर वस्तु की कीमत पहले 10, अब भी 10 है लेस है, लेकिन वस्तु की जो उत्पादन की मात्रा है पहले 20 थी, अब कितनी हो जा रही है, 15 यूनिट। तो ऐसे में जो पूर्ति वक्र है, पहले यहां था ये वाला पॉइंट, ये पूर्ति वक्र, ये वस्तु की कीमत और उत्पादन, लेकिन ऐसे में पूर्ति वक्र हमारा इस पोजीशन पे आ जाता है और नया वक्र ये बन जाता है एस, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्ति में कमी का होना। तो उत्पादक या विक्रेता हमेशा कीमत के नहीं, कई दूसरे कारणों से भी परिवर्तन होता है। तो ऐसे में ये स्थिति हमारी बन जाती है। समझ में आ गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें ध्यान रखना है वो है पूर्ति लोच, पूर्ति की कीमत लोच, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट इज ईएस, शॉर्टकट में ईएस से लिखा जाता है। अब क्योंकि पूर्ति का नियम ये तो बता देता है कि वस्तु की कीमत में और पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, कीमत में परिवर्तन होने से जो है पूर्ति में भी परिवर्तन होता है, लेकिन कितना। तो ऐसे में पूर्ति की कीमत लोच ये बताता है कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से
वस्तु की पूर्ति में भी प्रतिशत परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच के जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, उन दोनों के बीच का जो आनुपातिक संबंध होता है, यानी कि मैथमेटिकल रिलेशन, आनुपातिक जो संबंध होता है, उसी आनुपातिक संबंध को पूर्ति की लोच के नाम से जाना जाता है। इसको सिंपली दर्शा सकते हैं, पूर्ति की लोच, पूर्ति की लोच इक्वल टू क्या होता है, वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भागा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो ये लोच है, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूर्ति की लोच यानी कि ES इक्वल टू पूर्ति की मात्रा में यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और कीमत में परिवर्तन यानी कि P अपॉन डेल्टा P। इस फॉर्मूले से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब कितना कीमत बदलेगा तो उससे पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, तो अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो यहाँ पर पूर्ति की लोच की प्रमुखता 5 स्थितियां हमारे पास होती है, जिसको बोलते हैं पूर्ति लोच की श्रेणियां। पूर्ति लोच की श्रेणियां, अगर पूर्ति लोच की श्रेणियों की बात करते हैं, इसकी प्रमुखता 5 श्रेणी है। नंबर 1, इकाई से अधिक लोच। इकाई से अधिक लोच का मतलब होता है यहाँ पर ES इज ग्रेटर देन 1। ये कब होता है, इकाई से अधिक लोच तब होता है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ठीक है, ये इसकी तुलना में वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन, ठीक है, जब वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन कीमत की तुलना में ज्यादा होता है, तो उस स्थिति में इकाई की लोच, जो पूर्ति की लोच 1 से अधिक होती है। मान लीजिए वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन होता है, तो पूर्ति में 12% का परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब होता है पूर्ति की लोच हो जाएगा 12/10 बराबर 1.2, जो कि 1 से ज्यादा है। ये पहली स्थिति है। स्थिति नंबर 2, इकाई से कम लोच। ठीक है, इकाई से कम लोच। इकाई से अधिक लोच को बोलते हैं लोचदार पूर्ति। क्या बोलते हैं इसको, लोचदार पूर्ति। और इकाई से जैसे कम लोच होने का इसको बोलते हैं बेलोचदार पूर्ति। क्या बोलते हैं इसको, बेलोचदार पूर्ति। ठीक है, और यहाँ पर जो लोच है वो 1 से कम होता है, और 1 से कम होने की जो स्थितियां है वो कब होता है, जब वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में, पूर्ति में परिवर्तन की तुलना में। मतलब कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पूर्ति में 8% का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो लोच है 8/10 यानी कि कितना, 0.8, जो कि यहाँ पर 1 से कम है। ठीक है, तीसरी स्थिति है इकाई लोचदार। इकाई लोचदार पूर्ति। इकाई लोचदार का मतलब होता है यहाँ पर पूर्ति की लोच 1 के बराबर होता है, और ये स्थिति तब होती है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन समान रहे। यानी कि जितना इकाई में, मतलब वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है, तो पूर्ति में भी 10% का परिवर्तन हो। सामान्य वस्तु की स्थिति में ऐसा होता है। तो ऐसे में जो लोच है ES बिल्कुल 10/10 यानी कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। 3 स्थितियां हो गई। तो 5 स्थिति में 3 स्थिति हम बात कर चुके हैं, तो हम बात करते हैं चौथी स्थिति। पॉइंट नंबर 4, पूर्णतः लोचदार पूर्ति। मतलब हमारा लोच है पूरा है, अनंत है, यूं कहे अनंत लोचदार, अनंत लोचदार पूर्ति। मतलब लोच बहुत ज्यादा। ये तब होता है, कब होता है, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो, लेकिन क्या हो, जब पूर्ति में परिवर्तन हो।
तो उस स्थिति में अनंत लोचदार होता है, मतलब वस्तु की कीमत में 0% और पूर्ति में 10%। इसका मतलब होता है 10/0, 0 से कुछ डिवाइड होता नहीं है, तो पूर्ति की लोच क्या होता है, अनंत हो जाता है। ये होती है हमारी चौथी स्थिति। और इस यहीं पर हमारा इसकी पांचवी स्थिति की अगर बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 ये बनता है पूर्णता बेलोचदार पूर्ति। बेलोचदार का मतलब होता है पूर्ति की लोच हमारा क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर लोच होता नहीं है, इसको बोलते हैं जीरो लोचदार, शून्य लोचदार पूर्ति। शून्य लोचदार पूर्ति मतलब साफ है कि यहाँ पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। मान लो 10% का परिवर्तन हो गया, लेकिन वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होता है वो 0% का होता है। मतलब यहाँ पर 0/10, तो आंसर कितना हो गया, 0। तो इसको बोलते हैं शून्य लोचदार। तो ये तो हो गया। अब बात करेंगे लोच कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लोच की गणना की हमारी जो विधियां होती है वो एक ही विधि में 2 फॉर्मूला यूज होता है। पूर्ति लोच की गणना, तो पूर्ति लोच की गणना करेंगे, 2 फार्मूला हमारे पास है। पहला फार्मूला है कि लोच बराबर होता है वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन होना चाहिए, प्रतिशत में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया वैसा ही। ये पहला फार्मूला है। वहीं पर लोच कैलकुलेट करने का जो दूसरा फार्मूला है वो है ES इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P। ये वाला फार्मूला। अब इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P डिवाइडेड बाय क्या चीज, डिवाइडेड बाय Q अपॉन P। अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। इसका यूज हो गया, उसका यूज किया। जैसा हमारे पास केवल नॉर्मल एक क्वेश्चन दे रखा है कि लिखा हुआ है किसी वस्तु की कीमत ₹10 से बढ़कर उसकी कीमत ₹15 हो जाती है, जिससे वस्तु की पूर्ति जो है 30 इकाई से कितनी होती है, 40 इकाई हो जा रही है। तो बताओ यहाँ पर वस्तु की पूर्ति की लोच कितनी होगी। ये इकाइयों में दे रखा होता है। जब इस तरह से दे रखा होता है तो ध्यान में रखेगा, उस केस में हम जो है इस मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले पता करेंगे वस्तु की पूर्ति कीमत में कितना परिवर्तन होना है। कीमत में परिवर्तन के डेल्टा P, तो ये 10 से 15 हो गया, तो ये हो गया ₹5 का परिवर्तन, और P हो गया पुराना वाला यानी कि ₹10। उससे पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, 30 से 40 यानी कि मतलब 40 माइनस 3 यानी कि 10, और पुराना वाला का जो पूर्ति कितना है वो कितना है, 30। अब इसको उठा के फार्मूले रखेंगे। फार्मूला हमारे पास है ES इक्वल टू डेल्टा Q, वही फार्मूला है। डेल्टा Q मतलब ये है कितना, 10 डिवाइडेड बाय Q यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय P मतलब 10 बटे डेल्टा P कितना हो गया, 5। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया ये 2/3। 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 से 18, 3 से 18, 3 से 18, ये मतलब ये हो गया, मतलब इकाई से कम लोचदार पूर्ति हो गई यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पूरा एक सीरीज लेके आऊंगा जब मैं PYQs कराऊंगा। फिलहाल अब रिवीजन, इसके बाद हमारे पास केवल एक ही चैप्टर बढ़ता है, मतलब एक वीडियो और बनेगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे PYQ का सिलसिला कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड वाइज, उत्तराखंड बोर्ड का भी बताऊंगा, MP बोर्ड का भी बताऊंगा, झारखंड बोर्ड का भी बताऊंगा, सारे बोर्ड का क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। तब तक थैंक यू एंड बाय। बने रहिए, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।